आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक ब्रिटिश संविधान, संयोग और विवेक की संतान। यह कथन लिटिल स्ट्रेची का है। स्ट्रेची ने कहा कि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ अ चाइल्ड ऑफ चांस एंड विजडम। तो ये उक्ति किस तरह से सत्य साबित होती है, ये देखने के लिए हमें कुछ उदाहरण देखने होंगे जो इसको सपोर्ट करें और ये वाक्य सिद्ध हो सके। इस तथ्य को हमें इस रूप में देखना कि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन है, उद्विकासीय संविधान है, एक विकसित संविधान है। उसे किसी योजनाबद्ध तरीके से निर्मित नहीं किया गया है। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, रशिया का कॉन्स्टिट्यूशन, इनका निर्माण हुआ है एक स्पेसिफिक समय पर। संविधान सभा निर्मात्री संस्था ने इनका निर्माण किया है, जबकि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ऐसा नहीं हुआ है। स्ट्रेची के इस कथन को हम किन्हीं उदाहरणों से समझ सकते हैं। पहली चीज़, जो पहला उदाहरण है, वो हम देख सकते हैं ब्रिटेन की व्यवस्थापिका में। ब्रिटिश व्यवस्थापिका द्विसदनात्मक है, और ये जो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, ये जो द्विसदनात्मक स्वरूप विश्व को दिया गया है, ये ब्रिटेन की ही देन है। लेकिन इंटरेस्टिंगली ब्रिटेन में इसका जो जन्म है, इसकी जो शुरुआत है, ऐतिहासिक योग के रूप में हुई, प्री प्लान तरीके से नहीं हुआ। 1295 ईस्वी में आदर्श संसद की बैठक एक सदन के रूप में हुई, पर इसमें जो मतदान है पहले की तरह 3 भागों में हुआ। कौन से 3 भाग? एक भाग में पादरी, दूसरे भाग में नाइट जो सामंत और जागीरदार होते हैं, और तीसरे भाग में नगरवासी, आम नगरवासी। इस प्रथा के अनुसार इंग्लैंड में त्रिसदनीय संसद स्थापित होती, किंतु यह केवल एक संयोग की ही बात थी कि उसे द्विसदनात्मक निकाय बना दिया। संयोगवश बैरन तथा उच्च पादरी वर्ग एक साथ मिल गए, क्योंकि उनके हित समान थे, और नगरवासी और उनके हित एक जैसे थे, तो वो एक साथ मिल गए। और इस तरह से हम देखते हैं कि द्विसदनात्मक संसद की शुरुआत हुई। जो दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं वो है कैबिनेट पद्धति। कैबिनेट पद्धति या मंत्रिमंडलीय व्यवस्था जो आज विश्व में देशों में अपनाई गई है, वो योग का ही परिणाम है। हनोवर वंश के राजाओं के कारण कैबिनेट पद्धति का सरलता से विकास हो गया। एक तो उन राजाओं की रुचि हनोवर के मामलों में थी, दूसरी अंग्रेजी से अनभिज्ञ थे। इस संयोग से ब्रिटिश कैबिनेट को राजकीय प्रभाव से मुक्त किया। जब कैबिनेट के एक ही सदस्य ने कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता शुरू कर दी, इसके फलस्वरूप प्रधानमंत्री के पद का विकास हुआ। और ये चांस की ही बात है कि इस घटना चक्र द्वारा लोक सदन के प्रति मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के सिद्धांत का भी जन्म और विकास हुआ। तीसरा उदाहरण देखते हैं। जो कुछ संस्थाएं जैसे
से उत्पन्न हुई कुछ संस्थाएं ऐसी भी हैं जो विवेक के द्वारा बुद्धिमत्ता युक्त प्रयत्नों से उत्पन्न हुई। लोकसदन का लोकतंत्रीकरण, लोकसदन की तुलना में लॉर्ड सभा की शक्तियों को कम करना आदि, ये इसी प्रकार के प्रयत्न हैं। यानी प्लान तरीके से को यूज़ करते हुए, विवेक को का इस्तेमाल करते हुए कुछ कोशिशें ऐसी की गई जिससे कि लोकतंत्रीकरण हुआ और लोकसदन की तुलना में लॉर्ड सभा की शक्तियों को कम किया गया। यानी हाउस ऑफ कॉमन्स की शक्तियाँ, जो लोकसदन है या लोअर चैम्बर है, उसकी शक्तियाँ बढ़ी। 1832, 1868 और 1884 और अन्य सुधार अधिनियम द्वारा वयस्क मताधिकार का विस्तार भी सचेतन अभिकल्प है, यानी विवेकपूर्ण प्रयत्नों का परिणाम है। इस प्रकार 1911 तथा 1949 के संसदीय अधिनियमों के कारण ही आज संसदीय प्रभुसत्ता का व्यवहार में तात्पर्य लोकसदन की प्रभुसत्ता से हो गया है, जिसको हम जब हम कहते हैं कि संसद प्रभुत्व संपन्न है, तो उसका अर्थ होता है कि वो लोकसदन की प्रभुसत्ता है, क्योंकि लोकसदन में जो है वो प्रतिनिधि हैं जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। और किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए के प्रतिनिधियों का प्रभुसत्ता संपन्न होना आवश्यक है। आज ब्रिटेन में स्थानीय स्वशासन और न्यायपालिका के संगठन की जो व्यवस्था है, वो भी विवेक का ही परिणाम है। तो हम इन सब एग्जाम्पल से, इन सब उदाहरणों से देख सकते हैं कि किस तरह ब्रिटिश संविधान के विकास में यहाँ की जनता ने अपने संविधान में बुद्धि और विवेक का उपयोग किया और संविधान का आज का स्वरूप उससे तैयार हुआ। कहीं एक्सीडेंटली कुछ नियम आए और कहीं डिज़ाइन से। इसमें ये कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश संविधान है वो योग और विवेक का शिशु है।